साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर एक बार आपके सामने फिर से एक नए ज्वलंत समस्या के साथ हाजिर हो रहा हूँ। ये समस्या ऐसी है कि अगर इस पर हमने और आपने विचार नहीं किया, अभी से होशियार नहीं हुए, तो आने वाला भविष्य हिंदुस्तान के लिए, केवल हमारे और आपके लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काला इतिहास लिख सकता है। लेकिन उस मुद्दे पर जाने से पहले आज की एक बहुत बड़ी खुशी मैं समझता हूँ वो आपको शेयर कर लिया जाए। आज तारीख है 2 अगस्त, जिस वक्त ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, और आज की तारीख में हिंदुस्तान ने 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक की किसी प्रतियोगिता में हराया है। जी हाँ, 52 साल के बाद हिंदुस्तान मेजर ध्यानचंद जी के सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ रहा है। यह आपकी खुशी थी, मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए। अब आते हैं आज के अपने मूल मुद्दे पर। आजकल हिंदुस्तान की राजनीति केवल इस मुद्दे पर टिकी हुई है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी राय जानने से पहले, आपकी बात करने से पहले, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर मैं सत्ता का पक्ष या सत्ता का या विपक्ष का पक्ष जानने का प्रयास करूँ। जी हाँ, इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का कि जब से भारत आज़ाद हुआ है और अधिकतम समय तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान पर राज किया। उस कांग्रेस ने जो 1953 से आज तक सत्ता में रहते हुए कभी भी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं रही, चाहे वो कालेकर की समिति का रिपोर्ट हो, चाहे वो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात हो, किसी भी मुद्दे पर जब जब जातिगत जनगणना या जातिगत आरक्षण की बात आई, तब तब कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींचे। यहाँ तक कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कि कह दिया कि हम आरक्षण की व्यवस्था लागू करके देश में एक 2M दर्जे की नई व्यवस्था ईजाद करना नहीं चाहते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, प्रवीण सिन्हा की कोई अलग बात नहीं है। अब प्रश्न आता है कि अगर आज राहुल गांधी के साथ साथ पूरा विपक्ष अगर इस बात पर अड़ा हुआ है कि जातिगत जनगणना हम चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं? आपको पता है हिंदुस्तान में छोटी बड़ी जाति और जनजातियाँ मिला के इनकी गिनती 28,000 के ऊपर निकलती है। जी हाँ, अगर इन 28,000 की जनसंख्या को आपने कैलकुलेट कर भी लिया, तो आप इससे क्या साबित करेंगे? क्या आप इनके लिए आरक्षण की मांग करेंगे? क्या आप इनके लिए किसी नए भारत की मांग करेंगे? यानी कि आपकी मंशा हिंदुस्तान को 28,000 टुकड़ों में विभक्त करने की हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कदापि देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। और इन सब के ऊपर हम जब बात करते हैं जातिगत जनसंख्या की, तो कभी किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, उसने कभी इनके साथ साथ दिव्यांगों की गिनती करने का हौसला नहीं दिखाया। जी हाँ, मैं यही कहूँगा, हौसला। क्योंकि अगर हम जनसंख्या की जातिगत जनगणना करते हैं और उसमें अगर इस समाज की, दिव्यांगम समाज की भी गिनती को हम जोड़ लेते हैं, तो पहली बात, हमारा जो राजनीतिक संरचना है, ढांचा है, उसमें हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको इन लोगों के लिए, सबके लिए आरक्षण करना पड़ेगा।
और हो सकता है 2, 4, 5 जगह दिव्यांगों की गिनती इस अनुपात में हो कि हम भी आरक्षण की मांग कर सकें, राजनीतिक आरक्षण की। अच्छा, अब विपक्ष से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। चाहे वर्ष 1951 में हिंदुस्तान में पहली बार जनगणना हुई और चाहे सन 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई, इन सारी जनगणनाओं में आपके पास सारा तो रिकॉर्ड है। कौन सा नया रिकॉर्ड आप जानना चाहते हैं? अगर आप कोई नया रिकॉर्ड जानना चाहते हैं, इसका मतलब पिछला ढांचा आपका कमज़ोर था। हिंदुस्तान के जो टॉप के, मैं टॉप का शब्द प्रयोग करता हूँ, जो टॉप के 797 वीआईपी लोग दिल्ली में बैठते हैं, जहाँ एक बार फिर से गौर से सुनिएगा, 797 यानी कि 547 लोकसभा के सांसद, जिनको अभी हमने 4 जून को चुन के भेजा है, और 250 सांसद जो राज्यसभा से चुनकर आते हैं। मैं हिंदुस्तान के 3 सम्मानित लोगों के नाम नहीं ले रहा, मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति और महामहिम राष्ट्रपति। मैं केवल इन 797 सांसदों की बात कर रहा हूँ। ये अपने अपने इलाके से अपने अपने रिजर्वेशन वाली सीटों से चुन के आते हैं, और जो सामान्य सीट से चुन के आते हैं वो भी जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही उनके उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। मैं और जगह का मैं हाल नहीं जानता, कुछ इलाकों की मैं बात कर सकता हूँ। हमारे सीतापुर लोकसभा में कुर्मी बिरादरी सर्वोच्च स्थान रखती है। मुरादाबाद, रामपुर और सहारनपुर जैसे इलाकों में मुस्लिम बिरादरी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हम सभी राजनीतिक पार्टियां उस हिसाब से अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। तो जातिगत आरक्षण की अगर बात करेंगे तो राजनीतिक रूप में अगर आप उनको लाभ देना चाहते हैं तो वो तो ऑलरेडी ले रहे हैं। अच्छा, आप और किस क्षेत्र में उनको लाभ देना चाहते हैं जो डाटा आपके पास नहीं है? आपको जान के ये हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख से ऊपर गांव, और हर गांव में एक आंगनबाड़ी, एक सहायिका, एक आशा बहू की नियुक्तियां होती हैं, और उस क्षेत्र की आंगनबाड़ी के पास सारा डाटा होता है। ये नई बहस तो लोकसभा में चल रही है, इसको विराम मिलना चाहिए। जब सभी आंगनबाड़ियों के पास जातिगत जनगणना का डाटा होता है, वो अपने ज़िले के जिला परियोजना अधिकारी को देते हैं, वो अपने राज्य सरकार को देता है। तो अगर ये सारा डाटा एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका लाभ मिलना चाहिए। तो अब नए जातिगत आरक्षण की लाभ गणना की मांग क्यों हो रही है? अच्छा, अगर हो भी रही, मान भी लेते हैं हो रही है, मान लेते हैं कि आपकी मंशा सही है, आप इनको उचित लाभ देंगे, तो पहले आप ये बताइए कि पिछले 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी डाटा अभी तक पेश किया, क्या किसी को वंचित रखा? चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो मुद्रा लोन में लाभ देने की बात हो, किसी में किसी भी बिरादरी को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को क्या छोड़ा गया? जब नहीं छोड़ा गया, सारा डाटा स्पष्ट है, तो एक अलग से एक नई मांग करने की क्या जरूरत है? अच्छा, जैसे सन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई, तो सरकार को भी चाहिए कि अगर हम जनगणना नहीं करा पाए हैं तो कम से कम ये जो आंगनवाड़ियों से जो डाटा मिलता है, आपका एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है, तो लगभग सभी राज्य सरकारों के पास है। तो इन सरकारों से डाटा इकट्ठा करके एक रफली एक डाटा देश के सामने पेश किया जाए, विपक्ष के सामने पेश किया जाए। उस डाटा के आधार पर यह बताया जाए कि किस बिरादरी को पिछले 10 साल में हमने कितनी सुविधाएं दी, कितने उनको लाभ दिए, ताकि विपक्ष का
मुंह तो बंद हो। और साथ में जो मैंने भी बात कही, 797 सम्मानित सांसदों की जुबान को लगाम देने की भी बात होनी चाहिए। अगर एक सम्मानित नेता जातिगत आरक्षण की बात कर रहा तो दूसरा तथाकथित सम्मानित नेता उससे कहेगा जिसकी जात का पता ना हो वो जातगत आंकड़े मांग रहा है। ये देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। हमारे जैसे लोग जो इन सांसदों की बातों को सुनकर कुछ सीखते हैं, वो क्या सीखेंगे, वो कहाँ जाएंगे? इन मुद्दों पर मैं आपके कमेंट्स जरूर चाहता हूँ। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने में बहुत कंजूस है। लगता है अगर आपने 2 कमेंट ज़्यादा कर दिए तो इनकम टैक्स की रेट आप क्या पड़ गए। ऐसा नहीं है, आप दिल खोल के कमेंट करिए। प्रवीण सिन्हा समेत दिव्यांगम चैनल के एक एक मोटिवेटर, एक एक सामाजिक आदमी को कुछ सीखने का और अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। आपके कमेंट हम कमेंट बॉक्स में चेक करने की उम्मीद से आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और जिसके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगेंगे अगले एपिसोड में मैं उसका जिक्र जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।